हेलो बच्चों, तो स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11वीं की, जिसमें हम चैप्टर 6 न्यायपालिका का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छे से देखा होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम करने वाले हैं बच्चों पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में। किसके बारे में? न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले बच्चों न्यायपालिका और हमारे अधिकार क्या हैं। न्यायपालिका और अधिकार, साथ ही साथ में बच्चों हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। और चौथा आएगा बच्चों कि न्यायपालिका और संसद के टकराव क्या क्या है। न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव के बिंदु क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इस पार्ट 3 में हम न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव क्या है वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में बच्चों केशवानंद भारती केस के बारे में जानने वाले हैं। केशवानंद भारती केस। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बच्चों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। उससे पहले बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो देखा बच्चों, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो आइए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का पहला टॉपिक है न्यायिक सक्रियता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था जनहित याचिका जो जनहित के मुद्दों से जुड़ी हुई होती है। और जनहित याचिका किस न्याय शास्त्र से लिया गया है बच्चों? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। जनहित याचिका का दौर कब शुरू हुआ बच्चों? 1979 के बाद। और जैसा कि आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताया था बच्चों, बिहार और दिल्ली के कैदियों के बारे में। साथ ही साथ में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों PIL का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है बच्चों? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जनहित याचिका कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, 1979 के बाद जो जनहित याचिकाओं में इतनी वृद्धि हुई कि एक हिसाब से उसकी बाढ़ सी आ गई थी। और न्यायपालिका ने बच्चों जो भी खबर अखबार में छपते थे या छपी खबरें थी या कोई मैसेज कर देता था या डाक से प्राप्त जितनी भी शिकायतें थी ना, उन्हीं को न्यायपालिका क्या करती थी बच्चों? उन्हीं को आधार बना लेती थी और एक प्रकार से उसको ही क्या मान लेती थी? जनहित याचिका मान लेती थी। और उसी के ऊपर क्या करती थी बच्चों? विचार करना, उसी पे विचार करना क्या करती थी? प्रारंभ कर देती थी। तो ऐसे 1979 के बाद क्या हुआ था बच्चों? बाढ़ सी आ गई थी किसकी? जनहित याचिका की। इस तरह न्यायपालिका की भूमिका जो है न्यायिक सक्रियता के रूप में कुछ ज्यादा लोकप्रिय हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? इसकी एक डेफिनेशन है बच्चों। तो न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य ऐसी प्रवृत्ति से है जिसमें हमारे देश की जो न्यायपालिका है ना, न्यायिक सक्रियता का मतलब है जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है सामाजिक और प्रशासनिक, एक सामाजिक है बच्चों और प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के अन्य अंगों से बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने लगती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यानी न्यायपालिका अन्य जो 2 अंग है, 2 अंग कौन कौन से बच्चों? विधायिका और कार्यपालिका। उनसे न्यायपालिका क्या करती है? बढ़ चढ़कर सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए अन्य अंगों से बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यायिक सक्रियता। अब क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कब आया है? 1979। जनहित याचिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? PIL। और PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। साथ ही साथ में बच्चों अगला है क्या कि न्यायिक सक्रियता का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। तो अगर पूछे बच्चों कि जो न्यायिक सक्रियता है ना, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल रिव्यू,
इसके बच्चों दो प्रभाव थे। एक प्रभाव था बच्चों सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और एक क्या था नकारात्मक। हर एक चीज़ का बच्चों सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी बच्चों हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का भी अपना क्या था सकारात्मक प्रभाव था और नकारात्मक प्रभाव था। इसी तरह बच्चों न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक पहलू हम देखेंगे और इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहला सकारात्मक क्या है बच्चों न्यायिक सक्रियता से, कि न्याय व्यवस्था क्या हुई ज़्यादा अधिकतर लोकतांत्रिक बन सकी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जहाँ पहले जो गरीब लोग थे और पिछड़े यानी जो गरीब थे और जो समाज में पिछड़े लोग थे, वो लोग क्या थे अशिक्षित थे और वे अपने शोषण के खिलाफ या अत्याचार के विरुद्ध नहीं जा पाते थे न्यायालय। तो न्यायालय अब जो है जनहित याचिका के माध्यम से लोकतांत्रिक हो गया। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो जनहित याचिका है ना, जनहित याचिका को पीड़ित नहीं दायर करता, बल्कि पीड़ित के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी दायर कर सकता है। तो इसी तरह जो हमारा न्याय व्यवस्था है ना, हमारी न्याय व्यवस्था वो ज़्यादा लोकतांत्रिक हुई। क्यों? गरीब और पिछड़े लोग तो पहले अशिक्षित लोग जा ही नहीं पाते थे और उनके माध्यम से उनका शोषण होता था, अत्याचार होता था, लेकिन उनके द्वारा अब न्यायालय जनहित याचिका के माध्यम से ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ। दूसरा, कार्यपालिका इससे उत्तरदायी बनने पे बाधित हुई। कैसे हुई बच्चों? न्यायालय जब इन मामलों में निर्णय देने लगे शुरू किया तो कार्यपालिका को भी उसने क्या किया उत्तरदायी तो बनाया, है ना। इससे कार्यपालिका जो हमारी कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका को भी कार्य करने के लिए ज़्यादा प्रेरणा मिली। किससे? न्यायालय से। तो अब कार्यपालिका भी क्या हो गई बढ़ चढ़ कर कार्य करने लगी। तीसरा, चुनाव प्रणाली को भी न्यायमुक्त और निष्पक्ष बनाने में के प्रयास किया, क्योंकि जनहित याचिकाओं में ये मुद्दे यानी न्यायालय के मुद्दे भी उठने लगे थे और चुनाव प्रणाली भी क्या हो गई न्यायमुक्त और निष्पक्ष बनने लगी। अब न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनकी जो संपत्ति होती है, आय होता है और शैक्षिक योग्यताएं, यानी हमारे जो राजनेता होते हैं ना, जो हमारे नेता होते हैं, पहले उनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी होती थी, लेकिन बच्चों जनहित याचिका के माध्यम से अब हमें उनकी संपत्ति, उनकी शैक्षिक स्थिति, उनकी आय कितनी है, साथ ही साथ में बच्चों उन्होंने कोई क्राइम कर रखा है, उनका इतिहास कैसा है पीछे का, इन सब के बारे में पता चल जाए। क्यों? क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले बच्चों अब एक शपथ पत्र दायर करना पड़ता है। तो ये था बच्चों न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक पहलू कि न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया, कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाधित हुई, साथ ही साथ में चुनाव प्रणाली को भी न्यायमुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया और न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया। न्यायिक सक्रियता के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं बच्चों। क्या है? नकारात्मक पहलू। और वो नकारात्मक पहलू कुछ इस प्रकार हैं बच्चों कि जब न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, है ना, जनहित याचिकाओं के माध्यम से क्या क्या मामलों की सुनवाई करने लगी, तो न्यायालय के कार्य पे क्या हुआ बोझ बढ़ा है, यानी दबाव बढ़ा है। और न्यायिक सक्रियता से जो हमारे 3 अंग है ना, सरकार के 3 अंग है, 3 अंग कौन कौन से बच्चों? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन 3 अंगों के बीच में जो अंतर है ना बच्चों, वो धूमिल हुआ है, क्योंकि है ना न्यायपालिका जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी सुनवाई करने लगी, निर्देश देने लगी और छानबीन करने लगी, जबकि ये कार्य किसका है? कार्यपालिका को करना चाहिए, है ना। तो न्यायालय पर कार्य के बोझ में पहली बात तो बढ़ोतरी हुई। दूसरा, न्यायिक सक्रियता से जो है विधायिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कार्य के बीच में अंतर धुंधला हो गया। विधायिका का काम क्या था? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम था लागू करना। न्यायपालिका का काम था न्याय करना। लेकिन न्यायपालिका जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी सुनवाई करने लगी और उससे रिलेटेड बच्चों निर्देश और साथ ही साथ में छानबीन भी करने लगी और सुझाव देने लगी इन मुद्दों पे, जबकि ये कार्य किसको करने चाहिए बच्चों? कार्यपालिका को करने चाहिए। न्यायालय उन समस्याओं में भी उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए था, जैसे वायु हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। इन सबको दूर करने की जांच बच्चों कार्यपालिका को करना चाहिए। चौथा क्या है बच्चों? कि लोकतांत्रिक शासन का आधार यही है ना। अगर पूछा आपसे लोकतांत्रिक शासन
का आधार है, लोकतांत्रिक शासन का आधार है कि हर एक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे और न्यायिक सक्रियता से इस सिद्धांत को क्या हुआ, अज्ञात पहुंचा। तो नकारात्मक पहलू में क्या है बच्चों की न्यायालय के जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय के कार्यों पर बोझ बढ़ा है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में अंतर धुंधला हुआ है, न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मुद्दों में उलझ गई है ना, जो कि काम कार्यपालिका था, ध्वनि प्रदूषण भ्रष्टाचार है ना, वायु प्रदूषण, इन सब की जांच करना कार्यपालिका का काम था। और लोकतांत्रिक शासन का ये आधार है कि एक अंग यानी सरकार का एक अंग जो है दूसरे अंग का क्या करे बच्चों, सम्मान करे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था बच्चों न्यायिक सक्रियता, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको कर रखना है और एक बार अगर समझ लोगे ना तो आप बोलोगे नहीं बच्चों, बस एक बार आपको क्या करना है, देखना है। बच्चे क्या करते हैं ना, न्यायिक सक्रियता का पूरा टॉपिक छोड़ देते हैं, जनहित याचिका को पूरा ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं बस हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। लेकिन बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहित याचिका क्या है, न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव क्या है, तो आपको इसको क्या करना है बच्चों, अच्छे से करना है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है न्यायपालिका और अधिकार। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है, संरक्षक है बच्चों, है ना। तो संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे न्यायपालिका हमारी अधिकारों की रक्षा कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, न्यायपालिका हमारे क्या अधिकार की रक्षा कितने प्रकार से कर सकती है, दो। सबसे पहली तो है बच्चों रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, और दूसरा है बच्चों किसी भी संविधान को असंवैधानिक घोषित करना, अर्थात इसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। तो संविधान कितनी विधि बताता है बच्चों, दो। पहली रिट जारी करने की, दूसरी क्या है, असंवैधानिक कोई भी कानून को घोषित करना। तो पहली विधि क्या है बच्चों, रिट जारी करने की शक्ति। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है, 5। लेकिन हाई कोर्ट बच्चों अनुच्छेद 226 के तहत 6 रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने में पावरफुल कौन है बच्चों, हाई कोर्ट। और छठा रिट कौन सा बच्चों, हाई कोर्ट का इंजेक्शन। ये मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ा दिया है बच्चों। तो पहली रिट क्या है बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट। तो ये 5 रिट बच्चों आपको गोली की तरह अपने हाथों पे याद कर लेना है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है बच्चों, न्यायपालिका। संविधान का व्याख्याकार भी कौन है बच्चों, न्यायपालिका है। तो ये पहली विधि थी बच्चों। दूसरी में क्या है, किसी भी कानून को न्यायपालिका गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन। अब बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन का आखिर अर्थ क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता का मैंने आपको बता दिया बच्चों। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिकता इस संविधान के अनुसार है या नहीं है कि जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आप सोचोगे बच्चों कि क्या आज तक कभी न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन किया है या नहीं किया है, तो बिल्कुल किया है बच्चों, और ये एक बार किया है। और ये चीज़ मैंने आपको बच्चों पार्ट 2 में पढ़ा दिया है, इसी चैप्टर में है। तो आपको पता ही होगा बच्चों NJSC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें बच्चों जजों की नियुक्ति 1+4 कॉलेजियम से हटाकर 1+6 कर दिया गया था बच्चों। और ये कौन सा था, 99वां संविधान संशोधन। और इसी एकमात्र संविधान संशोधन है बच्चों जिसको न्यायपालिका ने क्या किया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी 99वां संविधान संशोधन क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें जो कॉलेजियम थे ना 1+4 उसको 1+6 कर दिया, और जज की नियुक्ति में बच्चों गृह मंत्री को भी शामिल कर लिया था। इसलिए न्यायपालिका ने इसको कहा ये संविधान के अनुसार नहीं है, 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक उसने घोषित कर दिया बच्चों।
तो उम्मीद करता हूँ आपको संविधान की दो विधियां न्यायपालिका अधिकार में समझ में आया होगा। पहली ऋण जारी करने का और दूसरी क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन। और न्यायिक पुनर्वलोकन की डेफिनेशन आपको बच्चों याद कर लेनी है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्याय कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। अब बच्चों जो न्यायिक सक्रियता है और न्यायिक पुनर्वलोकन इसके परिणाम क्या हुए, तो इन दोनों ने ही सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बनाया। तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्वलोकन से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना बच्चों, वो क्या हुई है, वो शक्तिशाली बनी है। इसके द्वारा न्यायपालिका जो है प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी की है, यानी न्यायपालिका की शक्ति बढ़ी है। और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने अनेक मुद्दों पर विचार किया है बच्चों। जैसे कि पहले क्या होता था, जेल के अंदर जो पुलिस होते थे ना, वो कैदियों की आंखें फोड़ देते थे, पत्थर की खदानों में जबरदस्ती काम कराते थे, अमानवीय दशा में उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और इसी से न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया गया। यानी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्वलोकन से बच्चों क्या हुआ है, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। साथ ही साथ में राजनीतिक व्यवहार व बर्ताव से संविधान से निकलने वाली प्रवृत्तियों से भी क्या हुई बच्चों, रोक लगा है। तो ये था बच्चों न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्वलोकन के परिणाम। तो पहला क्या चीज़ था बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली हुई है। दूसरा क्या है बच्चों, जनहित याचिका के माध्यम से जो अमानवीय दशा में जेल में काम कराया जाता था, है ना, तो इन सारे मुद्दों पे भी क्या हुई है, बहस हुई है। तो ये था बच्चों हमारा क्या, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्वलोकन के परिणाम। उसके बाद आता है बच्चों न्यायपालिका और संसद। तो ये बच्चों संसद है, और जैसा कि आप जानते हो बच्चों संसद का काम क्या है, कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है उसी कानून की जांच करना। तो बच्चों विवाद तो लाजमी है, तो न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव के कई सारे मुद्दे हैं। जैसे कि बच्चों कौन से, संविधान लागू होने के तुरंत बाद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक था बच्चों मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों मौलिक अधिकार कितने हमारे भी 6, पहले कितने थे बच्चों 7, और 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था बच्चों, संपत्ति का अधिकार। 7वां कौन सा मौलिक अधिकार था बच्चों, संपत्ति का अधिकार। इसको बच्चों 44वां संविधान संशोधन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में बच्चों क्या क्या हटा दिया गया, और अब ये 301 के तहत एक विधिक अधिकार है बच्चों। क्या है, एक विधिक अधिकार है। तो संविधान लागू होने के तुरंत बाद बच्चों संसद और न्यायपालिका में संपत्ति के अधिकार को लेकर बहस छिड़ गई बच्चों। भूमि सुधार के तहत न्यायपालिका क्या कहना था बच्चों, न्यायपालिका का कहना था, न्यायपालिका कहती थी बच्चों कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, संसद संशोधन नहीं कर सकती, है ना। और इसके लिए बच्चों 1967 में एक गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार केस आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद को, एससी ने क्या किया, संसद को साफ साफ कहा कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती। और 1967 के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में क्या कहा था बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार में संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। तो टकराव के बिंदु क्या है बच्चों, संविधान लागू होने के तुरंत बाद एक संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद हो गया था बच्चों कि भूमि सुधार के तहत। तो न्यायपालिका का कहना था कि बच्चों कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है और इसमें संसद कोई भी परिवर्तन या कटौती नहीं कर सकती। 1967 में बच्चों एक केस आया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है ना। और मौलिक अधिकार पहले कितने थे बच्चों, 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार कब हटा बच्चों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और अब इसको विधिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 301 के तहत। लेकिन बाद में बच्चों
एक केस आता है, उसका नाम है केशवानंद भारती केस। क्या नाम है बच्चों? केशवानंद भारतीय केस। अभी बच्चों केशवानंद भारती केस क्या था? तो ये आया था बच्चों 24 अप्रैल, इसकी फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 में, 1973 में। केशवानंद भारती बच्चों, इस केस में क्या हुआ था? 7 और 6 एकमात्र ऐसा केस है बच्चों जिसमें 13 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 13 जजों ने इस केस की क्या की थी? सुनवाई की थी। और यहीं पे बच्चों संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। बेसिक स्ट्रक्चर की जो मूल ढांचा है ना, संविधान का मूल ढांचा अनुलंघनीय है, मतलब उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, संसद भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इससे पहले जानते बच्चों केशवानंद थे कौन? केशवानंद एक मठ के क्या थे? मठाधीश थे। मठ के क्या थे बच्चों? मठाधीश थे। और भूमि सुधार के तहत उनकी जो मठ की भूमि थी ना, उसको अधिग्रहण किया जा रहा था। तो न्यायालय में उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यायालय में क्या किया? याचिका लगा दिया कि हमें तो संपत्ति का अधिकार है, फिर हमारी ज़मीन हमसे लिया कैसे जा रहा है ना। और इसी पे बच्चों फैसला 1973 में आया। और 73 में एक सिद्धांत आया बच्चों, मूल ढांचे का सिद्धांत, कि हमारा मूल ढांचा अनुलंघनीय है और संपत्ति के विवादित मुद्दे को मूल ढांचे से बाहर रख दिया गया। कौन सा मूल ढांचा, कौन सा नहीं, और ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, वो मूल ढांचा का हिस्सा नहीं था, वो मूल ढांचा का हिस्सा नहीं था बच्चों, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर पूछे 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य आया था। 13 न्यायाधीशों ने इस पर सुनवाई की थी बच्चों, और 7-6 से फैसला दिया था, है ना, कि संविधान की एक आधारभूत संरचना है, यानी वो जो कि अनुलंघनीय है, इसमें उल्लंघन नहीं कर सकते और इसे संसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यहीं पे भी बच्चों मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। केशवानंद कौन थे बच्चों? एक मठ के मठाधीश थे। भूमि सुधार के तहत क्या हो रहा था? उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था। तो न्यायालय ने क्या किया? याचिका की कि संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ है उन्होंने। और भूमि सुधार बच्चों 1950 से 51 में चलाया गया था, जिसमें क्या था? जो भूमि का असमान वितरण था ना, भूमि का असमान वितरण, तो उसको क्या किया गया था बच्चों? सही किया गया था, सबको बराबर भूमि दिया गया था। 1973 में न्यायालय ने 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था बच्चों, जिसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और संपत्ति के विवादित मुद्दे को मूल ढांचे से बाहर रखा गया बच्चों। कौन सा मूल ढांचे का हिस्सा होगा, कौन सा नहीं होगा, यह निर्णय का अधिकार किसके पास था बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय के पास था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको केशवानंद भारती केस पूरा समझ में आया होगा। 1967 का जो गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब था, उसमें कहा था कि न्यायपालिका कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है या मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है बच्चों। लेकिन 24 अप्रैल 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचा कौन सा होगा बच्चों? ये डिसाइड कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। और संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल ढांचे में नहीं आता है। साथ ही साथ में बच्चों आज भी न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव के प्रमुख बिंदु हैं। क्या क्या है बच्चों? तो वो 4 बिंदु हैं। क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है, या सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध अगर सदन ने कोई कार्यवाही की है अनुशासनात्मक तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट यह है बच्चों कि अनेक अवसरों पर संसद और राज्य की विधानसभा में न्यायपालिका के आचरण पर उठाई जाने वाली उंगली। और चौथा है न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिया है। तो उम्मीद करता तो ये था बच्चों आज के टकराव के बिंदु न्यायपालिका और संसद के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पूरा न्यायपालिका चैप्टर आपको समझ में आया होगा और मेरी तरफ से बच्चों पूरा न्यायपालिका कंप्लीट हो गया। इसको बच्चों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने कंप्लीट करा है बच्चों। मुझे पता है बच्चों कि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, लेकिन यकीन मान लिए कि कंटेंट के साथ आपके कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये जो कंटेंट है बच्चों ये आपका 11th क्लास में भी काम आएगा,
आगे चलकर एसएससी के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। साथ ही साथ में बच्चों यूपीएससी के लिए भी आपको ये कंटेंट बहुत काम आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पूरा न्यायपालिका चैप्टर समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक पे हमने बारीकी से विचार किया है बच्चों, कई सारे मुद्दों पे हमने काफ़ी बारीकी से मैंने समझाया आपको, और साथ ही साथ में केशवानंद भारती केस की पूरी डिटेल दी है बच्चों, जिसको हम संविधान एक जीवन दस्तावेज में विस्तार से और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं बच्चों। और उसके साथ में गोलकनाथ केस है, न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक प्रलोभन है, साथ ही साथ में बच्चों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, पुराने न्यायाधीश, अभी कितने न्यायाधीश हैं, जनहित याचिका, मौलिक अधिकार के क्षेत्राधिकार के बारे में, न्यायपालिका की संरचना, इन सभी के बारे में बच्चों विस्तार से हमने चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यायपालिका बच्चों समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। साथ ही साथ में आपको क्या करना है बच्चों, नोट्स बनाते रहना है। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों।